जय हिंद जय हिंद। तुम लोग ऐसा हल्ला करता है कि इतना जोर से तुम लोग गुड इवनिंग बोल रहे हो। किसी दिन हम बोल दिए ना गुड इवनिंग, बहुत भारी पड़ जाएगा। फिर आपको सीट नहीं मिला बबनी, अरे उसको बैठा देना चाहिए। तो पीछे कोई वहां कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तब। जब दिक्कत नहीं है तो क्लास में कहीं भी बैठ सकते हैं। इधर की सबका इधर से रास्ता कर देंगे, इसमें से इधर से चली जाएगी से यहाँ पे बेंच लग जाएगा, तुम लोग नीचे नहीं बैठेगा। हाँ? आप लोगों को हम टेस्ट लेने के लिए बोले थे केमिस्ट्री में कल बोले थे। हमको लगा आज बोले। बैठा लो अपनी उसको जल्दी। बैठा लिया करो। लड़की लोग बेचारी खड़ी थी तो सब एक दूसरे का मुंह देख रही थी। काहे खड़ी है ये? सिग्नल धीरे भेजता होगा ये। अभी एक लड़का को कोई दिक्कत होगा तुरंत सब बैठा लेगा सब। हाँ, बैठा लिया है तुरंत। आप लोग को केमिस्ट्री का देखिए, आप लोग पर हमको पूर्ण विश्वास है कि केमिस्ट्री क्लास खत्म होने के बाद पक्का भूल जाएंगे आप लोग। ये एकदम पूर्ण विश्वास है। और आप लोग अगर ये गंगा में उतर के कहिएगा कि नहीं भूलेंगे तो हम बात नहीं मानेंगे। इसलिए आप लोग का इसके लिए एक हफ्ते का रिवीजन भी रखना चाहिए। आप बताओ मित्रों, रखना चाहिए कि नहीं? हाँ, रखना चाहिए। तो कल टेस्ट ले लेते हैं। लगभग आपका खत्म ही हो गया है, जो बचा हुआ है वो पढ़ा देते हैं और आप लोग का कल ले लेंगे टेस्ट। उसके बाद अगले 4-5 दिन तक चलेगा रिवीजन। उसके बाद एक दिन फिर जो भी बढ़िया टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और उसमें अगर जो अच्छा 15-15 लाख रुपया देखो इसको पूरा याद है, इसको 15 लाख रुपया। हाँ, जो सुनाएगा उसको क्या मिलेगा? हाँ, आधार कार्ड जमा। अच्छा कि सर आधार कार्ड भी लेके आना है। आधार कार्ड और जनधन वाला पासबुक। उतना पैसा लेके कहां जाएगी लोग? चलिए, हाँ? रबड़ बता दिए थे। हाँ, मटेरियल सबको पीडीएफ मिल गया। थोड़ा जो पढ़ाए थे उसको पूछा जाए। साबुन अम्लीय होता है क्षारीय? हाँ, क्षार नहीं होता है जी। साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए अल्कोहल मिला देते हैं। साबुन को झाग को क्या कहते हैं? माइसेल। ग्लिसरीन मिलाने से साबुन देर तक चलता और नमक मिला देने से जल्दी गल जाए। उर्वरक बता दिए थे? उर्वरक नहीं बताया था। चलिए पहले साबुन बता दिए थे, यहां साबुन लिख देते। यहां कैसे चला गया ये? विस्फोटक बता दिए थे। सीमेंट, पीपीसी सीमेंट और ओपीसी सीमेंट भी बता दिए थे। पीपीसी सीमेंट का कोई ग्रेड वगैरह नहीं होता, दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। और ओपीसी सीमेंट का ग्रेड कौन कौन? 33, 43, 53। सबसे हैवी वर्क करने के लिए 53, सबसे घटिया वर्क करने के लिए एवरेज वर्क 43। बताइए, ओपीसी सीमेंट थोड़ा देर में सूखता, मतलब जल्दी सूख जाता है, अब पीपीसी में थोड़ा सा टाइम लग। सीमेंट बता दिए। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनियम। कीटनाशक भी बताए थे। बेंजीन की क्रिया जब अल्कोहल से कराते हैं तो क्या बनता है? बेंजीन की क्रिया अल्कोहल से कराने में फिर
बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराने में BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। DDT का फुल फॉर्म डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। सब खुदरा क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl। छत के ऊपर पानी टंकी जो रहता है उसे साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, ब्लीचिंग। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। आपको बाकी गैस पीरियोडिक टेबल बता दिए थे। नमकीन के चिप्स में, पर नमकीन या चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस। हाँ बढ़िया है, आप लोग को याद है। आपको चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन। डिब्बा बंद खाने वाले पदार्थ में सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट होता है। अगर पैकेट आइटम कुछ खाने का लीजिएगा बना हुआ ना, तो उसमें क्या डालेगा? सोडियम बेंजोएट। और अचार वगैरह तो नमक से ही खुद को क्या कर लेते हैं? सुरक्षित कर। आज आपको कीटनाशक पढ़ा दिए थे, ईंधन भी बता दिए था। कोयला अच्छा या चारकोल? चारकोल तगड़ा की कोक? कोक नॉर्मल टेम्परेचर पे बनेगा कि भंजन पर? कितना डिग्री सेल्सियस? 1200 से 1300 डिग्री, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ऑक्सीजन नहीं रन उस पर। अगर हवा गुजारेंगे तो कौन सी गैस? प्रोड्यूसर गैस। कौन गैस? प्रोड्यूसर गैस। और भाप गुजारेंगे तो वायु अंगार गैस। पढ़ा दिए थे ना? ईंधन पढ़ा दिया। अब उर्वरक और कांच पढ़ा देते हैं। कांच से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। फ्लिंट कांच, प्रयोगशाला में कौन सा कांच, बुलेट प्रूफ में कौन सा कांच, ये सब कांच अक्सर आप सुने होंगे। हाँ, शीशा को ही कांच वगैरह। देखिए, उर्वरक जो होता है किसी भी जमीन में वगैरह में, उर्वरक जो होता है वो उसकी पैदावार को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। पैदावार को बढ़ा सकता है। उर्वरक का सही चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। खेती के समय सारे उर्वरकों में सबसे जरूरी होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस। नाइट्रोजन के लिए यूरिया, फास्फोरस के लिए डीएपी या पोटास। पोटास आता है न तो डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी का फुल फॉर्म डाई अमोनियम फास्फेट। नहीं तो सीधे फास्फो। और किसका यूज करते हैं? पोटास का। किसका? पोटास का यूज करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए पोटास, फास्फोरस के लिए डीएपी, नाइट्रोजन के लिए यूरिया। ये नॉर्मल खेतों में यूज होता है। पोटास का यूज आप लोग करते होंगे खेत वगैरह में। जो खेती करते हैं उसमें सबसे कम पोटास पड़ता है। सबसे कम क्या पड़ता है? पोटास से ज्यादा फास्फोरस। फास्फोरस को किस रूप में मिलाते हैं? डीएपी। और सबसे ज्यादा पड़ेगा यूरिया। यानी नाइट्रोजन की जरूरत सबसे ज्यादा। पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा जरूरत नाइट्रोजन। पेड़ पौधों को सर्वाधिक जरूरत 4:2:1। 4:2:1 याद रहेगा। 4:2:1। आगे बढ़े, बताइए। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए फास्फोरस के लिए डाई अमोनियम फास्फेट, इसके लिए पोटेशियम के लिए पोटास। पोटास सीधे छेड़ दिया जाता है खेत में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यूरिया जो है भारत में अभी क्या है कि यूरिया का जितना जरूरत है उतना हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाते। यूरिया महंगा भी आ जाता है। 4-5 कैसे रुपए बोरा जी? 400 के आसपास में, 350 से 400 लगभग यूरिया एक बोरा है 400 रुपया। और सबसे महंगा है अभी डीएपी। डीएपी है इस समय 1700-1500 अलग अलग रेंज। डीएपी कितना बोरा चल रहा? अब पोटास अभी नहीं खरीदा है कोई। चलिए 40 रुपए किलो। अच्छा, पोटास वगैरह कोई बोरा से नहीं खरीदता है, उसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। पोटास की जरूरत कम पड़ती है। सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? अक्सर लोग यूरिया वगैरह का रेट जानते हैं लोग। डीएपी काफी महंगा है।
महंगा क्या है, तो महंगा पोटास सबसे, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता है। जैसे सोना महंगा है तो यूज कितना होता है, अब पता चला सरसों तेल उतना महंगा हो जाता है, दिक्कतें हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर कम यूज होता है, थोड़ा सा महंगा भी रहेगा तो एडजस्टेबल हो जाता है, लेकिन रेगुलर होने वाली चीज बहुत महंगी होती है, दिक्कत होता है। तो जिसमें सबसे ज्यादा यूरिया कितना है 4, यानी अगर 1 किलो पोटास है तो 2 किलो डीएपी, 4 किलो सबसे ज्यादा यूज यूरिया। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो कृषि के लिए यूरिया का यूज करने के लिए तो 2 तरह की अलग अलग यूरिया लाया। एक नैनो कोटिंग यूरिया, मतलब नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया को आप इंडस्ट्रियल यूज में नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसानों को प्रोवाइड कराने वाला यूरिया जो होता है वो सस्ते दामों पर दिया जाता है, और इंडस्ट्री में जो यूरिया का प्रयोग होता है वो उसको महंगे दाम पे। जैसे कोई भी चीज अगर किसानों को दी जाती है तो उस पर टैक्स कम होता है, जैसे ट्रैक्टर पे टैक्स क्या है, कम है, तो सस्ता मिलता है। 7 लाख से ट्रैक्टर मिलना चालू हो जाता है, 7-8 लाख से, 7 लाख से लेके आप चल जाइए 50 लाख तक, अलग अलग ट्रैक्टर। कई कोई ट्रैक्टर में एसी लगल है, वो सीबीएसई वाला चलाता है सब। हाँ हाँ, तो अब बताइए ट्रैक्टर 7 लाख का था, 7 लाख का बढ़िया कार नहीं आएगा। और जब कार में दमे कितना रहता है, ट्रैक्टर से तो नहीं लड़े ना, दुनिया का कुछ फंस जाता है तो ट्रैक्टर आता है खींचने के लिए। जब कुछ घींच घाच के लेके चले, तो ट्रैक्टर पे टैक्स ज्यादा नहीं लिया जाता, क्यों, एग्रीकल्चर का है। तो यूरिया जो था वो एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, और जब से ये BS5 आया है गाड़ियां, BS6, तो उसमें भी यूरिया यूज होता है। पता चला इधर का यूरिया में केमिकल चेंजिंग करके उधर खपा दीजिएगा तो किसानों का यूरिया क्या हो जाता है। तो जो किसानों को यूरिया दिया जाता है, कौन सा यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, उसका इंडस्ट्रियल यूज नहीं हो पाता, लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता था। इसलिए अभी क्या है, नैनो यूरिया आ गया है। क्या आ गया, नैनो, एकदम छोटा जो है नैनो यूरिया लिक्विड में आ गया। 1 बोतल लिक्विड लीजिए और 1 एकड़ खेत में छिड़क दीजिए। 1 बोतल यूरिया से 1 एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा, किसानों का कहना है कि उतना ज्यादा नहीं है। किसी भी चेन को अगर आप अचानक से ब्रेक करेंगे, जैसे अभी आप रोटी खाते हैं, अगर रोटी चावल जो आप खाना खा रहे हो, अगर आपको ये साइड करके फलाहार पे रखा जाए, नो डाउट फल में ज्यादा एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन सब है, लेकिन आप एडजस्ट नहीं कीजिएगा, शरीर गिरा गिरा लगेगा, कुछ खैले नहीं है। वरना अगर देखिएगा ज्यादा एनर्जी तो उसी में था। व्रत वगैरह में, खैर निर्जला व्रत तो बहुत ही टफ होता है, बट जो फलाहार वाला होता है उसमें भी कोई एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जो अपना आदत बना हुआ है वो नहीं एडजस्ट हो पाता है। अंग्रेज वगैरह को दे दीजिएगा दाल चावल वगैरह, समझे में नहीं आएगा उन सबको खाने के लिए, समझ में आएगा। एक तो को अंग्रेज एक तो आए थे खाने, उसको इडली ये मसाला डोसा दे दिया था। अब उस बेचारा सबको अंग्रेज था, सब समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग की ओर देख रहा था खा कैसे रहा है। ऐसे खा के उन सबको ना तीता उतना खाने का आदत नहीं है, और हम लोग को तीता खाने का आदत, हम पूरा बढ़िया से सांभर उमर लगाए, बढ़िया से एकदम बढ़िया, और वो भी उतने दमदार लगाए लहर गया। हम लोग को तो आदत है ना, उन लोग को आदत नहीं है। तो कई किसानों का कहना है कि जो नैनो यूरिया है उस पर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। आप अगर किसी खेत को जबरदस्ती जमीन पे जरूरत से ज्यादा यूरिया पूरा नट्टी भर उसको लगाए हुए हैं, तो अचानक आपका खेत कैसे एडजस्ट कर लेगा। 2-3 फसल करने के बाद खेत एडजस्ट कर लेता है। दूसरा, नैनो यूरिया का छिड़काव का भी तरीका अलग होता है, उसको ड्रॉप से छिड़का जाता है, पानी के साथ उसको मिलाकर, यहाँ पे धीरे धीरे वो चीजें क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, बट अचानक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। आजकल तो खेती में ड्रोन आ गए हैं सब कीटनाशक वगैरह के छिड़काव के लिए, वो बहुत सस्ते पड़ जाता, मतलब ड्रोन तो महंगा आता है, 4-5 लाख का आएगा, लेकिन एक आदमी अगर खरीद लेता है तो 10 मिनट में 1 बीघा खेत पे छिड़काव कर देता है, 10 मिनट में। तो छिड़किए ना 10 मिनट में। तो कोई एक आदमी अगर वो बड़ा सा ड्रोन खरीद ले, पूरा भर पंचायत अपने छिड़कते रहेगा, पैसा कमाएगा, और जो छिड़कवा रहा है उसका भी पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, वो सब चीजें बचे। तो धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन गांव में ना किसी चीजों को बड़ा धीरे एडजस्ट किया जाता है। तो बताइए, खेती के लिए सबसे जरूरी उर्वरक नहीं, सबसे जरूरी नाइट्रोजन। यूरिया तो मजबूरी है हमको नाइट्रोजन देने के लिए, है तो जरूरत क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। वो हमारी मजबूरी है ना, डायरेक्ट पोटेशियम दे नहीं सकते, क्या देंगे, पोटास। डायरेक्ट फास्फोरस नहीं देंगे, DAP। डायरेक्ट फास्फोरस
छोड़ देगा वहां पर, नहीं एडजस्ट ही नहीं कर सकता ना उसको, डायरेक्ट नाइट्रोजन देंगे तो प्रकृति में 78% नाइट्रोजन है। आपका मेहमान बैठल है, वो डायरेक्ट नहीं ले लेगा, तो उसको आपको यूरिया के रूप में आपको देना पड़ता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े सर, हम मेहरा रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। देखो तुमको मेहराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी का दिन आ गया है, कॉपी किताब लो, धूप में 1 महीना पढ़ो, झौंस जाओगे, तुमको कोई नहीं मेहराएगा यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम झौंस के एकदम, हाँ टकला हो जाओ एकदम, दाढ़ी उड़ी बढ़ा लो इसे एकदम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सुबेरे शाम 4 बार लगाएगा फेस वॉश, उसके बाद कहेगा मेहराएंगे नहीं है। हाँ नहीं तो आओ, तुमको मेहराने के लिए आओ यहाँ पे, ए पट्टी से 2-3 को मुंह पे दे देते हैं, मेहरा रहे हैं यहाँ पर। हम तो यहाँ सबको डांट डूट के रखते हैं, इस सबको भी डांटते हैं, कुछ इस सब के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहता है, किसी को मेहराना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इधर हाँ हाँ, तू लोग को कौन पूछे, इतना दिन को ना खराब है तू लोग को पूछने वाला। मोटरसाइकिल ले जाकर लड़ा दिया, अपन घटई तुरा, ठीक हुआ किसी को बैठाया नहीं था, ओकरो तूर दिया रहता, अखबार में निकलता बकला बकली एक्सीडेंट। चलो ध्यान दो। खेती के लिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब हम लोग बीज बोते हैं तो बीज को बनने के लिए यूरिया की जरूरत ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत। चलिए आज नियुक्ति पत्र मिला है बहुत लोगों को, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। अच्छा चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए बढ़िया है बाबू, इन लोगों का भी आज पूरा नियुक्ति पत्र वगैरह मिल गया, वहाँ पे इन लोग को पूरा वर्दी वगैरह मिल गया। अब बढ़िया से ये लोग भी अब ड्यूटी करेंगे, आने वाले समय में आप लोग को भी यहाँ काम करना पड़ेगा। कहाँ गए हस्बैंड है आप? चलिए बढ़िया है, MR बढ़िया, अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, नहीं तो बाकी सब चीज व्यवस्था करिए देगी, अब आपको कहना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन कभी भी सब लोगों को कहते हैं कि हर चीजों को बैलेंस वे में लेके चलना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। MR का, वो मेडिकल लाइन वाला ना MR, आप लोग की अंग्रेजी बहुत जबरदस्त होती है। MR वालों की, CBSE वाले होते हैं, CBSE से हैं, बिहार बोर्ड से है। चलिए आप सब लड़का लड़की सब लोग को कहते हैं कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट लीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आज कितने बजे तक प्रोग्राम चला था? 2 बजे तक हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया 2 बजे तक। 8 बजे से था ना, सुबह में भी बहुत सारे लड़के आए थे, 8 बजे और हिस्ट्री वाले बैच में यहाँ पर। तो आप आज का आप लोग का कैसा रहा एक्सपीरियंस? आज जो मुख्यमंत्री साहब आए होंगे, पूरा प्रोग्राम रहा होगा, आप बताइए इन लोग को, ताकि गधा भी पढ़ाई करे सब बढ़िया से। जय हिंद। मेरा नाम नंदनी कुमारी है, मैं मुंगेर से हूँ। आज मुख्यमंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा और खान सर को धन्यवाद करने के लिए यहाँ आई हूँ, क्योंकि खान सर की वजह से ही आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। आपसे सर ऑनलाइन से पढ़ाई किए थे हम। बढ़िया ऑनलाइन जी। ऑनलाइन वाले जो है थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते, इन लोगों को भी एक बार गए। मेरा शादी 20 में हुआ है, 2020 में। उसके 15 दिन बाद लॉकडाउन लगा था। उसके कुछ दिनों बाद ही सर का वीडियो आने लगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब से ही हम पढ़ के आज एग्ज़ाम पास किए हैं। और हम तो सर 1 ही 2 वीडियो आपका मतलब परचेज किए थे, बाकी सब यूट्यूब में जो कॉपीराइट वीडियो आता है उसी से पढ़ाई किए थे। अब सब लोग को पढ़ाई का मतलब
जहां भी पढ़ाई मिलते रहे सब लोग को ज्ञान लेते रहना चाहिए और आगे बढ़ते, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अगला आप लोग को फिर यहाँ आना है आईपीएस बन के। इनको सुबह उस कल वर्दी नहीं पहने थे, अभी वर्दी लगा के ये पूरा वर्दी के साथ आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आप लोग भी आगे आगे अन्य बैच में अब आप लोग भी आए जल्दी से जल्दी। समझ में आ गया नहीं आएगा? इधर ये कौन खाली का दरोगे के पढ़ल क्या है हमें जब दिन भर में 5 बार पूछती है दरोगा के बारे में हम। ठीक है वो चलिए खुश रहिए। बहुत इस बार बहुत लड़कों का रिजल्ट हुआ यहाँ पर। होता है ना इस ये लॉकडाउन जो जस्ट लगा था ना उस वाले दरोगा में बहुत हुआ था यहाँ पे। एक को तो दरोगा में हुआ ना तो उसका मतलब ट्रेनिंग ही चल रहा था, लॉकडाउन लग गया, ट्रेनिंग से निकाल के डायरेक्ट फील्ड ड्यूटी दे दिया गया था। अब नया नया दरोगा लगा था, हमको फोन किया ना सर हम अब सुसाइड कर लेंगे। हम कह रहे पगला कहीं का है, इधर आ रहे, इधर क्या हुआ तुमको? कहा सर जी एकदम नया नया लड़के थे, सब यंग एज था एकदम, और फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया बेचारे का। कभी इतना भयानक देखा नहीं था वहां पे लॉकडाउन। उस पे से प्रेशर, फैमिली का प्रेशर अलग, उसके किसी फैमिली में किसी का डेथ हो गया बेचारे का कोरोना से, और घबरा गया। बाद में उसको समझाया गया यहाँ पर। अभी क्या किया ना वो लीव लिया हुआ है, छुट्टी, कहा अब सीधे 3 स्टार पे जाएंगे। अब आप लोग को भी जल्दी हमको भी मिलना है, आना यहाँ आना, जॉब लेके आना। समझ में आ गया कि नहीं? बिना जॉब के यहाँ नहीं। चलिए आगे बढ़े बाबू। इस बार वाले में और बेहतरीन, इस बार में मोटा मोटी मान के चलिए 80% से ज्यादा सीट कब्जा लेना है। समझ में आ गया कि ना? पैरेलल आदेश चलेगा, 80% से ज्यादा कब्जा। जहां भी ऑनलाइन वाले लड़के, अभी क्या है कि हम लोग के पास क्लास की थोड़ी सी कमी रहती है, पूरे ज्यादातर क्लास पूरा इसी में भर जाता है। तो ज्यादातर कई सारे बैच जो है मजबूरी में आदमी क्लास की कमी की वजह से नहीं दे पाता है, तो ऑनलाइन ही रहता है। तो ऑनलाइन वाले लड़के के लिए भी सेम व्यवस्था रहती है, बशर्ते वो लोग अपने आप को एक बार मान के चले। कई तो कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़े, ज्यादातर लड़कों का ऑनलाइन हुआ था, बहुत ज्यादा लड़के। अभी ऑनलाइन वाले बैच में लगभग 300 से ज्यादा लड़के जो थे वो ऑफलाइन वाले में ज्यादा थोड़ी, मतलब एक लिमिटेड संख्या रहती है बैठाने का, उसमें ऑफलाइन के तो ऑनलाइन के तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऑफलाइन से ज्यादा लड़के ऑनलाइन वाले में थे। ऑनलाइन में दूर दराज के भी लड़के थे, ड्यूटी करने वाले ज्यादातर थे। कोई स्टील प्लांट में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ सकता था यहाँ पे। तो आप लोगों को भी बहुत जल्दी, हम एसडीएम बन के आएंगे, जल्दी आओ, अभी प्री बुकिंग में उठाई लो। चलो अब आगे टॉपिक पे देखते हैं भाव। यूरिया वगैरह समझ में गया? खेती के लिए ज्यादा जरूरत नाइट्रो, लेकिन जब हम बीज बोते हैं ना उस समय किसकी जरूरत? फास्फोरस। ये समीकरण टोटल उलट जाता है। बीज बोते समय सबसे ज्यादा जरूरत फास्फोरस, तब नाइट्रोजन की जगह क्या आ जाता है? फास्फोरस। फास्फोरस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, और अगर आप बीज बोते समय खेत में फास्फोरस की कमी करेंगे तो फिर फसल का उत्पादन अच्छा से नहीं होगा। जानवर या गाय भैंस जब बच्चा देते हैं तो उस समय भी उसको शुरुआत के 10 दिन तक उसके शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है, और अगर उस फास्फोरस की कमी को पूरा नहीं करेंगे तो देखेंगे अलग अलग उसको बीमारी लगने लगी। थान जो होता है ना, दूध देने वाला थान, एकदम टाइट, उस पर मोटी नसें बन जाएंगे बेचारा का। अब कोई जानवर नहीं बोल रहा है तो उसको जान ले लो। यहाँ पटना में तो इंजेक्शन लगा के निकाल लेते हैं, उनको क्या पता बेचारी को फास्फोरस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये जरूरी होता है कि पूरे शरीर में भी बैलेंस बनाना। तो बताइए बीज बोते समय, बीज बोते समय, 1 मिनट बाबू, आगे बढ़े। अब देखते हैं हम लोग कांच। क्या देखते हैं? कांच। समझ में आ गया कि नहीं? कांच, किसी को कोई दिक्कत? क्या जी? वो कंपोजिशन रेशियो रहता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पे बस ये वाला रेशियो याद रखिएगा, 4:2:1। कांच, देखिए कांच जो होता है ना, ये बेसिकली सिलिका का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? सिलिका मतलब बालू। तो कांच के बनने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? बालू। सबसे ज्यादा सिलिका का। फॉर्मूला में भी देखेंगे कांच का तो कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता है। इसे अतिशीतक द्रव कहते हैं, इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, यह धीरे धीरे ठंडा होता है। कांच जो होता है, इसे कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो सब में सिलिकेट सिलिकेट है, यानी कि मेनली क्या है? बालू का बना होता है। कांच बनाने की प्रक्रिया बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, इसे बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और फिर धीरे 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 क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। इसे सुपर कूलेंट या अति शीतक द्रव कहते हैं। बहुत धीरे धीरे इसे क्या करना पड़ता है? ठंडा करना पड़ता है। अगर अचानक कर दीजिएगा तो उस स्थिति में कांच जो होता है दरार पड़ जाते हैं। अचानक ठंडा करने पर क्या हो जाएगा? दरार। इसका कोई फिक्स निश्चित गलनांक नहीं होता है कि कितना डिग्री पे कांच गलेगा। जैसे सब चीजों का गलनांक फिक्स होता है ना, इसका कोई गलनांक नहीं होता। यह अति शीतक द्रव होता है, सुपर कूलेंट। इसे आप अचानक ठंडा नहीं कर सकते। इसे कैसे ठंडा करना पड़ेगा? धीरे धीरे। कांच बनाने में सबसे मुख्य योगदान किसका होता है? हाँ, किसका? सिलिका। किसका है? सिलिका का। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कांच बनाने में सबसे ज्यादा योगदान सिलिका का होता है। कांच एक क्या है? मिश्रण है। अलग अलग चीजों का मिला सकते हैं मिश्रण, जबकि फिक्स फॉर्मूला रहेगा तो क्या हो जाएगा? यौगिक। तो कांच यौगिक है कि मिश्रण है? जब मिश्रण हो जाएगा तो क्या इसका कोई फॉर्मूला बन पाएगा? दुनिया का कोई भी चीज अगर मिश्रण हुआ तो उसका फॉर्मूला नहीं बन। तो क्या कांच का कोई निश्चित फॉर्मूला है? कांच का कोई निश्चित गलनांक है? कांच बनाने में मुख्य अवयव सिलिका। कांच यौगिक है कि मिश्रण है? कांच द्रव है या अतिशीतक द्रव? इसे अचानक ठंडा करना चाहिए, धीरे धीरे। अचानक ठंडा करने पे दरार पड़ जाते हैं। कांच जो होता है इसे अचानक ठंडा नहीं कर सकते। कांच आर पार दिखाई दे सकता है। कैसा दिखता है? आर। इसके पीछे सिल्वर ब्रोमाइड की पेंट करनी होती है। अगर इसके पीछे सिल्वर ब्रोमाइड की क्या कर देंगे? पेंट। तो सिल्वर ब्रोमाइड की पेंट करने से जो कांच होता है उसके पीछे अगर सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट कर देंगे तो वो दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? दर्पण। सिल्वर ब्रोमाइड की पेंट करने पे दर्पण बन। तो कांच जो हम लोग आईना देखते हैं, दर्पण, तो वो भी क्या है? कांच है। लेकिन उसके पीछे किस चीज की पेंट है? सिल्वर ब्रोमाइड। हाँ, आगे बढ़ जाए। कांच बताइए ध्यान से। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कांच को किस चीज में कन्वर्ट कर देता है? दर्पण। तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, AgBr ये क्या प्रयोग होता है? दर्पण में। लेकिन दर्पण के पीछे कलई करने में, लेकिन जब दर्पण को बनाया जाता है ना, उसे गलाया जाता है तो उसमें ग्लूकोज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ग्लूकोज। क्या मिलाएगा? ग्लूकोज। तो दर्पण बनाने में ग्लूकोज और उसके पीछे कलई करने में सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें सिल्वर मिला होता है, इसलिए दर्पण को हम लोग रजत दर्पण भी कहते हैं। रजत मतलब होता है सिल्वर। रजत दर्पण के नाम से भी जानते हैं। बनाने में किसका प्रयोग? ग्लूकोज। अब पेंट यानी कलई करने में सिल्वर ब्रोमाइड। पेंट यानी कलई करने में। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया। कोई निश्चित तापमान नहीं, अभी बता रहे हैं। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं है। कुछ 600 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, कोनो 1200 डिग्री सेल्सियस जाता है। कांच को जब गर्म किया जाता है तो पिघल के लावा की तरह हो जाता है। कैसा हो जाता है? लावा। उस स्थिति में आप उसे जो शक्ल देना चाहेंगे उस शेप में आप उसे बना सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कांच को अलग अलग यूज होता है। ग्लास जो बनता है जिसमें चाय पीते हैं लोग, होटल वाले, निचवा से पतला रहता है, निचवा लगता है तनी सा हटबे किया है, जो हटा है सब कहाँ हटा है? ऊपर। और उसमें भी हाफ चाय पीता है, निचवा तो कुछ बचा ही नहीं रहता है। 7 रुपया का हाफ चाय, बाप रे, बहुत महंगा हो गया जी, बहुत महंगा हो गया। हम लोग के समय नॉर्मल चाय जिसमें पानी उनी मिला के बनाया जाता था 1 रुपया, स्पेशल चाय 1.5 रुपया। अब तो बहुत महंगा हो गया जी। चलिए, चाय वगैरह उतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो सबका अलग अलग यूज होता है। जैसे जो ये चूड़ी बनाने वाला कांच है उसका अलग टेम्परेचर है, बर्तन बजाने वाले का अलग टेम्परेचर। कांच के बर्तन भी आते हैं ना, गिलास वगैरह, बल्ब वगैरह बनाने के लिए अलग कांच का प्रयोग होगा। इस पे जो लगा है इस पे अलग। तो कांच का कोई निश्चित टेम्परेचर ही नहीं होता, इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है।
कोई भी निश्चित, इसलिए स्पष्ट पहले ही लिख दिया, नहीं तो होता तो हमको बताने में कोई चीज तो और आसान ही रहता है। इतना डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो, कैसे कोक 1200 से 1300 डिग्री, खत्म, टेंशन ही खत्म होगा। इसका अलग, ये जो गोली खेलते हैं लोग कंचा, इसका अलग टेम्परेचर होता है यहाँ पर। तो हम लोग के समय गोली जो आता था टेढ़ हो जाता था, चाइनीज गोली आया एक्यूरेट एकदम गोल आने लगा, पूरा गोल आ गया वहां पे, और उसमें अलग अंदर डिजाइन बनाया रहता है। तो डिजाइन बनाने के लिए दो अलग अलग कांच को आपस में मिश्रण कर देते हैं, अब मिश्रण करके जब काटते हैं तो उसके अंदर क्या निकल जाती है, डिजाइन वगैरह बन जाता है। तो कांच के पीछे कलई किसकी होती है, सिल्वर ब्रोमाइड। हालांकि आप सिल्वर आयोडाइड में कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्षा कराने के लिए सिल्वर, हाँ सिल्वर AgNO3, चुनाव के समय स्याही, चुनाव की स्याही, चुनाव की स्याही सिल्वर नाइट, चुनाव की स्याही सिल्वर नाइट्रेट, याद रहेगा ना, ये तीनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। सिल्वर नाइट्रेट ये नमक से क्रिया करके अस्थाई रंग बना लेता है सिल्वर नाइट्रेट, इसलिए हमारे शरीर के ऊपर जो होता है नमक रहता है, इस पे स्याही लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, पकड़ लेता है। और उसके बाद पहले चुनाव में बहुत धांधली होती थी, अब तो बहुत हद तक कम हो चुकी है। पहले अभी बक्सा उक्सा वाला व्यवस्था तो बक्से गायब कर देता था, हाँ अब तो बक्सा का सिस्टम मुखिया उखिया में बचा है, ईवीएम वगैरह में, हाँ सरपंच गांव लेवल पे तो वही है बटन वाला, इस बार तो मुखिया वाले में ईवीएम सिस्टम था। अब बिहार के इस बार मुखिया वाले में क्या था, ईवीएम था। आगे बढ़े, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण, CaCO3, वो तो रंग उड़ाने के काम में आता है। तो यहाँ बताइए दर्पण का रंग देते, दर्पण जो होता है कलई किसका होता है, अलग अलग दर्पण में अलग अलग रंग दिया जा सकता है मिलाने के बाद, अलग अलग दर्पणों के काम भी अलग होते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपका पूछ देता है भूले भटके, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आता है, आप चाहे जिस टॉपिक से उठा ले, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए कांच के बारे में बताते हैं आप लोग। फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का क्या किया जाता है, प्लेट तो पता ही है कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है वर्षा कराने के लिए। और चुनाव की स्याही सिल्वर नाइट्रेट, कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाने से यह गहरा नीला हो जाता है। कांच का रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला, कोबाल्ट ऑक्साइड से, कोबाल्ट ऑक्साइड क्या बन जाता है, गहरा नीला, सीधा नीला बोलिए, कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला, कोबाल्ट ऑक्साइड से क्रोमियम ऑक्साइड है, हरा हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड से हरा, लास्ट में लिखा है क्रोमियम ऑक्साइड हरा हो जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड हरा, क्रोमियम ऑक्साइड क्या हो जाता है, हरा कलर, क्रोमियम ऑक्साइड याद रहेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड नीचे लिखा हुआ है, क्यूप्रिक ऑक्साइड श्यान, क्यूप्रिक ऑक्साइड श्यान, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड श्यान समझते हैं, मोर, मोर जो होता है पीकॉक, क्यूप्रिक क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड से श्यान, श्यान को क्या कहते हैं, श्यान कलर, अरे मोर का नहीं दिया देखते हैं उसे को क्या कहें, श्यान कलर, पीकॉक, कोबाल्ट ऑक्साइड नील, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, श्यान मोर के रंग होता है, आप लोग को पता होगा ना श्यान कलर, ना? देखो रद्द कर दिया, कहा कि हाँ सर श्यान पता है, बुल्लू बोलते हैं उसको, तो इसको क्या बोलेगा रे तू, इसका गटई टूटा कोई गलत नहीं था। आगे बढ़े, ये तो हम आपको आरबीजी वाईएमसी जब कलर कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे फिजिक्स में बहुत अच्छा समझा दिए थे, श्यान कलर वहां पे। कैडमियम सल्फेट से पीला रंग का कांच होता है, कैडमियम सल्फेट से, कैडमियम सल्फेट, कैडमियम सल्फेट, कैडमियम सल्फेट, कैडमियम सल्फेट से पीला हो जाता है, याद रहेगा ना।
ये मुख्य कलर याद रखना आप लोग को। कैडमियम सल्फेट से क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, याद रहेगा? हटा के पूछे। पीला रंग, पीला रंग, पीला रंग कैडमियम, सियान, बोलो बकला बोलो, सियान कलर। बैठ के ताकि क्यूप्रिक कोलाइड बोल रहा है, बताइए। सियान कलर, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, नीला, कोबाल्ट ऑक्साइड, हरा, हरा क्रोमियम ऑक्साइड, याद रहेगा? किसी को दिक्कत नहीं? सिंचेंग कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं कांच के अलग अलग कांच और उसका प्रयोग। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए परतदार या रेसेदार शीशे का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ कांच बनाना है तो एक तो सिंगल कांच का यूज नहीं करते हैं, पतला पतला कांच लेते हैं और उसको गरम, एकदम गरम धधकता हुआ पतला कांच लेंगे, फिर उसके ऊपर एक और परत रखेंगे और ऐसे करते करते इतना मोटा बना देंगे बुलेट प्रूफ कांच को। तो बुलेट प्रूफ कांच जो होता है वो कभी भी एक सिंगल कांच नहीं होता, इसलिए जब गोली लगती है ना तो अगर सिंगल कांच रहता टूट जाता। और क्या है, अलग अलग है, तो कई लेयर होते हैं सब। यहाँ पे कौन 7 लेयर बोल रहा है? अलग लेयर होता है। बुलेट प्रूफ कांच को लेवल 4 और लेवल 6 होता है, वो अलग कोडिंग होती है। बुलेट प्रूफ कांच खरीदिएगा तो पूछेगा लेवल 4 या लेवल 6। लेवल 6 सबसे खतरनाक होता है, लेकिन सारी गाड़ियों में आप लगाएंगे तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। अगर गाड़ी में केवल कांच बुलेट प्रूफ कराइएगा तो लगभग 400 केजी गाड़ी का वेट बढ़ जाता है। हाँ, तो आपको कौन चीज लग रहा है यहाँ पे? ऐसे लगा देगा बुलेट प्रूफ हो जाएगा, बहुत भारी होता है। गाड़ी का सस्पेंशन चेंज कराना पड़ता है, उसका जो सॉकर होता है ना, वो गाड़ी में 400, मतलब फिर आदमी कहाँ बैठेगा? वो गाड़ी को बनाया गया था इसी हिसाब से कि 400 केजी का वजन खींच सके, 400-500 खींच सके। आप उसमें परमानेंट लाद दिए, अब फिर गाड़ी तेज भी नहीं भागती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बस बहुत ज्यादा तेज नहीं भाग पाएगी, 100-110 बस। माइलेज घट जाता है, माइलेज घट जाएगा। 1 लीटर भराएंगे तो 3-4 किलोमीटर चलेगी। अरे घट जाएगा जी आपको उतना एक्स्ट्रा। अब आप बताइए, आप गाड़ी में बैठते हैं और उसमें 500 केजी एक्स्ट्रा, यानी 400 केजी एक्स्ट्रा का मतलब मोटा मोटी 6 आदमी, 6 आदमी। तो 6 आदमी एक्स्ट्रा लेके चलिएगा तो गाड़िया में नहीं होगा, बहुत दिक्कत हो जाता है उसमें। नैनो में बुलेट प्रूफ कराने का कम से कम खर्चा आता है आपका 8 से 10 लाख, 3 से 4 लाख में नैनो आती है। आगे बढ़े, बताइए बुलेट प्रूफ कांच सिंगल कांच होता है या परतदार? परतदार कांच होता है। बुलेट प्रूफ जो इतनी गाड़ियां ये चीजें होती हैं, वो जो झटका महसूस होता है, झटका को क्या करती हैं? रोक लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है वहां पर। जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है ना, बीपी शॉर्टकट में बोलते हैं, वो भी बहुत भारी होता है, 4-5 केजी का होता है। अब आपके पास 4-5 केजी, आप 1 केजी का बाट लेके एगो ईंटा उठाते हैं 2-2.5 किलो का, तो आपको तो हालत खराब हो जाता है। एगो ईंटा लेके चलिए तो दिन भर। 5-6 किलो का बुलेट प्रूफ है। अभी जो सबसे हल्का है ये 5-6 केजी वाला, एकदम एडवांस। नहीं तो पहले तो 9 किलो का आता था बुलेट प्रूफ, कोई पहनना ही नहीं चाहता था उसको, बहुत उटपटांग। तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है वो उसमें कांच का प्रयोग ना करके अलग अलग सेरेमिक लेयर का यूज करते हैं लोग। 2 अलग अलग सेरेमिक लेयर, फिर एक मेटेलिक लेयर होता है। पहला होता है मेटेलिक लेयर, जो गोली का जो थूथूर होता है उसको तूर देता है। उसके बाद सेरेमिक लेयर जो होता है उसके झटका को फैला देता है। झटका को क्या करेगा? फैला दे, पूरी लेयर पे फैला देगा, तो इसलिए बस चोट लगेगा आपको, ऐसे गोली अंदर नहीं जा सकती यहाँ पे। तो बताइए बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हो? रेसेदार या परतदार कांच का प्रयोग किस लिए करते हैं? बुलेट प्रूफ। फ्लिंट कांच का प्रयोग, फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन इत्यादि को बनाने के लिए करते हैं। फ्लिंट कांच का प्रयोग, फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा। बुलेट प्रूफ जैकेट से AK-47 पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डिपेंड करेगा कितना पास से लगा है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनएसजी कमांडो के ऊपर एक मूवी बनी है, मेजर संदीप उन्ने कृष्णन, बुलेट प्रूफ पहने थे वो। समझ में आ गया नहीं आ गया? वहां पे आइए, हमारे मीडिया की मेहरबानी जिन्होंने सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दिखाया कि कमांडो उतर रहे हैं, बेचारे लोग को शहीद कर दिया यहाँ। तो अगर पास से लगेगा ना तो बुलेट प्रूफ को भी ब्रेक कर सकता है। डिपेंड, जितना मजबूत बुलेट प्रूफ बन रहा है उतने तगड़ा बंदूक की गोलियां भी आ गई हैं। अब तो बंदूक की गोली आ गई है, मेटल सीट छेद देती है, टैंक को छेद देते हैं। तो बुलेट प्रूफ क्या है? बहुत ज्यादा हैवी बुलेट प्रूफ लगाएंगे फिर चल फिर नहीं पाएंगे। कमांडो को कूदना रहता है, आप ही के ऊपर 5 किलो वजन लाद दिया जाएगा, फिर कूदने के लिए कूद पाएंगे? तो सब कुछ को देखना है। वो बस एक डिफेंसिव होता है कि हल्का, मतलब ऐसा लगे कि, लेकिन एकदम पास से लग जाएगा। उनको मेजर संदीप उन्हें कुछ ने एकदम पशुए से मार दिया था। अंधेरा था वहां पे, बहुत सारा। रियलिटी अलग होती है, मूवी अलग होती है। रियलिटी इससे कई गुना दर्दनाक था यहाँ पर। कमांडो बेचारे लोग पता करते थे सब कि किधर आतंकवादी है, तब तक हमारे मीडिया वाले दिखा रहे थे, हाँ देखिए कमांडो गली नंबर 4 की ओर जा रहे हैं, 3रे फ्लोर पर हैं, लॉबी में कमांडो। ससुरा तो नहीं है ऐसे। एंकर सबको पकड़ के आगे चलना चाहिए। चल चल चल, तो हम लाइव दिखाते हैं, चल रिपोर्टिंग कर ससुरा। तो देखिए, मैंने देख रहा हूं अभी यहाँ पर ये। आप इस करने आ सबको नमस्कार, मैंने आतंकवादी को देख लिया यहाँ पर। आगे बढ़े। फ्लिंट कांच, दूरबीन, कैमरा दूरबीन बनाने का में फ्लिंट का। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला में, देखिए आप प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब देखे होंगे, बर्नर देखे होंगे। ये कांच को ऐसा बनाया जाता है कि ये नॉर्मल चूल्हे की गर्मी या बर्नर की गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला पायरेक्स का, याद रखना, इजी है, पास है प्रयोगशाला, पास है पायरेक्स, बस ऐसे ही पूछबे करता है। प्रयोगशाला के काम में प्रयोगशाला में पायरेक्स। सिंपल खुदरा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत भयानक नहीं पूछता है। आप लोग खुदे डरे रहते तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, समझ में आ गया? तो इसलिए आप लोग को अक्सर रिवीजन करते रहना है आप लोग को। प्रयोगशाला में पायरेक्स, दूरबीन फ्लिंट, कैमरा फ्लिंट कांच। कौन सा? फ्लिंट कांच। उसके बाद कौन सा है? सोडा कांच। ये भी आप नॉर्मल जो आप घर में बर्तन यूज करते हैं कांच का, वो किसका होता है? सोडा। खाने वाला सोडा देखें, पानी में भी सोडा वाटर होता है। अभी तो गर्मी के दिन में नहीं देखते हैं 5 रुपये का सोडा वाटर, लेमन ये वो ऐसे ठेला लगा के पी लीजिए यहाँ पे सोडा। तो खाने के काम में क्या आता है? सोडा। तो सोडा कांच का यूज बर्तन, खाने के लिए नहीं, बर्तन में। कांच वगैरह नहीं देखते हैं। सीबीएसई वाले के घर जाएंगे खाना खाने तो सब कांच ओच में देता है सुबह। हम वहाँ पे शीशा उजा, हम लोग के यहाँ शीशा के फोड़ देगा आदमी, दिन में 4 बार फोड़ देगा आदमी वहाँ पर। हम लोग यहाँ तो शीशे का फूटना अपशगुन माना जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? और जो शराबी होते हैं सब पीने वाले, उन सब का अलग, वो भी तो कौन सा कांच होता है? सोडा कांच। सोडा का तो उन लोग का जो वो होता है गिलास, वो अलग डिजाइन का होता है। टेढ़ा हो गया जी, टेढ़ा हो गया। समझ में? ये इस डिजाइन का देते हैं सर, क्योंकि उनका कहना है एक से एक, मतलब वीआईपी शराबी होते हैं सब, 20 साल पुराना शराब पीता है सर, 20 साल पुराना शराब। वो ऐसा रखा जाता है शराब को, 20 साल जितना पुराना एक होता है पूरा शराबी। और उनका कहना है कि जो फ्रिज में टेम्परेचर रहता है, अब शराब पीने वाले को ठंडा शराब अच्छा लगता है कि गर्म, वो ज्यादा, लेकिन वो ठंडा ज्यादा पीते हैं। तो वो सोचते थे सब पहले जमाने के एकदम वीआईपी शराबी वाले कि अगर हम शराब के लिए ऐसे नॉर्मल गिलास का यूज करेंगे तो हम जब इसको पकड़ेंगे तो हाथ की गर्मी से शराब का टेस्ट खत्म हो जाएगा। अरे बाप रे, अरे दादा, इसलिए यहां पकड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये सब अंग्रेजवन का काम है, धीरे से लड़ाएगा सच्ची है। तनी आओ ना यहाँ बिहार में लड़ाओ, स्टील का लेके लोटा लड़ा दे। तो नीचे देखेंगे ना ऐसे वाला, ये नौटंकी यहाँ पे आप, ये इसका प्रयोग जो होता है ना, जो क्रूज शिप वगैरह होते हैं पानी वाली जहाज, उस पे देखेंगे एक को वेटर रहेगा, सर दारू पी लीजिए। हाँ, दवा, शराब छुड़ाने वाला दवा के लिए आता है थोड़ा बहुत।
जितना छोड़ाइएगा उतना फिर जो शराब पीने वाला होता है ना 2-3 महीना छोड़ देगा, फिर देख लेगा शराब तो हो रही है, बाप रे बाप, फिर पीने लगता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए इसको पीने ही ना दो। आगे बढ़े, बताइए खाने वाला बर्तन बनाने के लिए सोडा, कितना सिंपल है याद रखना है। खाने में भी सोडा, अब बर्तन में भी सोडा। सोडा कांच का प्रयोग बर्तन, प्रयोगशाला में पायरेक्स, कैमरा वैमरा में, फिल्म वाले कैमरा में फ्लिंट, दूरबीन में फ्लिंट, कैमरा में फ्लिंट कांच, समझ में आ गया कि नहीं। दूसरा उसका आगे क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच का प्रयोग काला चश्मा, समझ में आ गया कि नहीं। आज तो गाना बना दिया काला चश्मा, समझ में आ गया कि नहीं। क्या किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, काला चश्मा, पंजाब वाले लोग गजब गजब गाना बनाता है, उन लोग का गाना भी खूब रहता है। आगे बढ़े तो बताइए काला चश्मा, धूपी चश्मा, क्रूक्स कांच के, किसका बोले? क्रूक्स का। धूप में ना काला हो जाता है, धूप में क्या हो जाता है? काला। धूप से बचने के लिए किस चश्मे का प्रयोग? क्रूक्स का। आप अक्सर देखे होंगे मिलिट्री या फौजी जो होते हैं काला चश्मा पहनते हैं, क्योंकि जब उनकी ड्यूटी लगती है बर्फ वगैरह पे ना, तो बर्फ से जब धूप की किरणें बर्फ पे चलती है तो शीशे की तरह बर्फ चमकता है, एकदम कांच की तरह, डायरेक्ट आंख पे आएगा तो दिक्कत कर सकता है। तो उनकी ड्यूटी ऐसे ऐसे जगह पे लगती है। तो देखे होंगे अक्सर फिल्मों की में, मूवी वगैरह में, जो भी मूल, तो फौजियों को अक्सर देखे होंगे चश्मा जरूर लगा के रहता है, और उनका चश्मा का अलग ही होता है। एसपीजी कमांडो के चश्मा लगाने का रीजन अलग है, उनके चश्मा लगाने का मेन रीजन है वो किधर देख रहा है पता ना चले। जैसे अगर हम इधर मुंह किए हैं तो इधर का आदमी तो ऐसे हड़क गया, और चश्मा काला लगा के देख रहे हैं इधर, इधर अपने डराइल है, इधर वाला को हम देखिए रहे हैं, और फिर इधर घूमेंगे ना तो इधर वाला अपने डराइल है, इधर देख रहे हैं, और काला चश्मा रहेगा पता ही नहीं चलेगा उसको कि देख किधर रहा है। तो एक बार में कई को डरवा देता है एसपीजी कमांडो वगैरह, समझ में आ गया कि नहीं? तो धूपी चश्मा के लिए क्रूक्स का, धूपी चश्मा क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं। और प्रकाशी कांच, फोटोक्रोमिक कांच, ये तो फोटोक्रोमिक कांच पावर वाला चश्मा, फोटोक्रोमिक कांच पावर वाला चश्मा के लिए फोटोक्रोमिक कांच का प्रयोग करते हैं। फोटोक्रोमिक कांच की खासियत होती है साइड से दिखिएगा तो ब्राउन दिखता है, साइड से यहाँ पे, और साइड से हल्का सा दिखता है। तो बताइए पावर वाला चश्मा, फोटोक्रोमिक पावर चश्मा, धूपी चश्मा, धूपी चश्मा प्रयोगशाला में, पायरेक्स, बर्तन, दूरबीन उर्बीन में फ्लिंट का। पोटास कांच अत्यधिक टेम्परेचर बर्दाश्त करता है, पोटास कांच सबसे ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त, तो अत्यधिक टेम्परेचर बर्दाश्त करने के लिए पोटास कांच का प्रयोग। जहां पे बहुत ज्यादा हीट आता है, हीट प्रूफ बनाने के लिए, तो जहां पे हीट बहुत ज्यादा रहता है तो हीट प्रूफ बनाने के लिए किसका प्रयोग? पोटास का। हीट प्रूफ बनाने के लिए हम वेल्डिंग वाले में नहीं, वेल्डिंग वाले में तो नॉर्मल आपको बस ब्लैक फिल्म लगा देना होता है ताकि वो उसकी इंटेंसिटी को कम कर सके। जो होता है ना ब्लैक, पहले जमाने में ऐसे लेके रहता, अब तो चश्मे आ गया हुआ, पहन के ऐसे वेल्डिंग कर दिया जाता है। वो यूवी कट ग्लास, वो एक लेयर होता है कांच का ही, नॉर्मल चश्मे पे ही एक अलग से उस पर लेयर लगा दिया जाता है, जो यूवी किरणों को क्या करता है? काट देता है। यहाँ पे ये बड़ी बड़ी नौटंकी है आजकल कि ये ऐसे चश्मापन। आप अपने भोजन में विटामिन ए की मात्रा रखिए, खाना पीना सही से खाइए, सुबह टाइम से उठिए, नेचुरल हवा में रहिए, आपका आंखों को नहीं होगा। नहीं तो एक आंखों को देखते हैं तनी सा पढ़ेगा, ओ माय गॉड आंख खराब हो जाएगा, ओ माय यूवी कट ग्लास लगाओ, ये हमारा ज्यादा रोशनी में रहता है। कोई यहाँ पे 400 वाट से कम नहीं होगा, ये इतना ज्यादा लाइट वगैरह सब चारों ओर लाइटें रहता है। खाना पीना में क्या, खैर हम लोग के समय में जो मैन्युफैक्चरिंग होता था आदमी का, तो सब ए ग्रेड का सामान यूज होता था, सब उस समय ब्रांडेड होता था। अब जितना मानव जन्म ले रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग ठेका पे हो रहा है, लग रहा है सब क्वालिटी गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ जाए, बुलेट प्रूफ कांच के लिए, हाँ हाँ, रेशेदार या परतदार। प्रयोगशाला में अत्यधिक गर्मी बर्दाश्त के लिए पोटास, खाने वाला बर्तन में सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल कांच रहता है तो थर्मामीटर, जो प्रयोगशाला वाला में लगाएंगे वही लगा देंगे। पायरेक्स लगा देंगे थर्मामीटर वगैरह में। थर्मामीटर का काम कोई बहुत ज्यादा उष्मा थोड़े बर्दाश्त करता बाबू,
मोबाइल मोबाइल का डिस्प्ले ये नॉर्मल कांच नहीं रहता है, इसमें देखते होंगे गुरिल्ला उरिल्ला ग्लास लगाता है, चिंपैंजी ग्लास, गुरिल्ला ग्लास, डायनासोर ग्लास। सुपर एमोलाइड, अरे कोई छोड़ो कोनो ये सब चीजें, आगे बढ़े। तो कांच याद रहेगा ना, कांच का आपको कलर और किस कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये याद रहना चाहिए। कल आप लोग टेस्ट के लिए रेडी हैं? तो 3 दिन रिवीजन कराई जाएगी, एक के दिन। हाँ, मतलब 2-4 दिन आपका रिवीजन जरूरी है। तो कल आप लोग टेस्ट देंगे, टेस्ट में ठीक ठाक नंबर रहेगा आप लोग का तो रिवीजन डिसाइड किया जाएगा, और नहीं तो आप लोग को ऐसे बैच खत्म कर दिया जाएगा। हाँ चलिए, अब आगे का क्लास कल। रेडी फॉर टेस्ट।